मुहामुही में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदी के वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी और उनसे बातचीत बड़े दिलचस्प मोड़ पे है। ये क्या माजरा है अशोक जी कि हिंदी में आपको एक अच्छा लेखक होने के लिए, एक अच्छा साहित्यकार होने के लिए किसी न किसी वामपंथी संगठन से, किसी न किसी वामपंथी खेमे से जुड़ा रहना जरूरी है? अगर आप सिर्फ वामपंथियों के संगठनों, मैं उन संगठनों का घोर विरोधी रहा हूं जी जी। और मैं इसलिए विरोधी रहा हूं कि हमारे जो बड़े लेखक थे उनको इन संगठनों ने मुक्तिबोध का प्रगतिशीलता में विश्वास था, लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ ने मुक्तिबोध में कोई भूमिका नहीं निभाई जी। शमशेर ने तो प्रगतिशील लेखक संघ में काम किया था जी, लेकिन शमशेर को बड़ा कभी प्रगतिशील लेखक संघ के कारण नहीं माना गया। नागार्जुन चूंकि जब चाहे तो अपना रास्ता बदल देते थे, मनमौजी आदमी थे, कवि थे, तो उनको लेकर बहुत विवाद होता था। संगठनों ने एक वैचारिक संकीर्णता पैदा की और रुचि की भी संकीर्णता पैदा की। आप आगे निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र वगैरह वगैरह इनको बिना पढ़े जी खारिज करते रहे। तो आप पढ़ो, उसके बाद आपको लगे कि नहीं ये हमारी काट का नहीं है। ठीक, बिल्कुल आपकी बात ठीक है अशोक जी। लेकिन आपके साथ एक किस्म का विवाद जो है लगातार आपके साथ साथ चलता रहता है। कई लोग आपको कवि कहते हैं, साथ साथ मठाधीश भी कहते हैं। हाँ। आप अपने ऊपर व्यक्तिगत लेकर इस सवाल का जवाब दें कि जब एक कवि को मठाधीश कहा जाता है तो उसकी सफाई क्या होती है, क्या होनी चाहिए, और उसका दुख क्या होता है, क्या होना चाहिए? अव्वल तो ये कि बहुत सारे मठाधीश हैं और वो ज्यादातर मठाधीश वामपंथी हैं जी। मैं ही एक गैर वामपंथी मठाधीश। तो कम से कम हमारे लोकतंत्र में जी। और साहित्य के लोकतंत्र में मठाधीशों की जमात में एक मठाधीश तो ऐसा होना चाहिए जो वामपंथी ना हो। एक जी। लेकिन दुख जो है वो ये है, दुख ये है कि ऐसा कहकर आप इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि मैंने विचारधारा विरोध को अपने साहित्यिक मूल्यांकन या आस्वाद का आधार कभी नहीं बनाया। मैंने जिन लोगों पर आलोचना लिखी है, जिनका मैंने समर्थन किया है, जिनके प्रक्षेपण में मेरी कोई भूमिका है, जिनके इसको कहते हैं कैनोनाइजेशन में मेरी कुछ जिम्मेदारी रही है, उनमें से अधिकांश वामपंथी, मुक्तिबोध, शमशेर, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय इत्यादि इत्यादि। तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या लेखक होने के लिए वामपंथी होना सचमुच जरूरी है? नहीं, लेखक के लिए प्रश्नाकुल होना जरूरी है। प्रश्नाकुल लेखन के लिए एक बेचैनी, और जो दी हुई दुनिया है उससे एक बेहतर दुनिया का विकल्प संभव है और हमारे समय में संभव है, ये सपना। तो वामपंथी मठाधीशों ने हिंदी भाषा साहित्य का अहित किया है? हाँ, मेरे हिसाब से अहित किया है। क्या क्या अहित किए हैं? एक, उन्होंने बहुत सारे साहित्य को निरे विचार में बदलने की चेष्टा की जी। आप मेरा कविता संग्रह पढ़ेंगे, मेरा विचार उसको विचार में घटा देंगे और फिर कहेंगे कि ये विचार चूके। तो कविता तो स्वयं विचार करती है। विचार उसमें एक तत्व है, उसमें और बहुत सारे तत्व हैं। उसको सिर्फ आप विचार में कैसे रिड्यूस कर देंगे? कोई मेरी कविता विचार के लिए थोड़ी पढ़ने आएगा, वो एक समग्र अनुभव के लिए आएगा जिसमें विचार की भूमिका है। लेकिन उसको विचार, क्योंकि अंततः आप किसी चीज को अगर विचार में घटाएंगे तो फिलॉसफी तो फिलॉसफी पढ़िए, फिर काहे को आप ये पढ़ने जा रहे हैं? मैं मार्क्सवाद सीधे क्यों ना पढ़ूं? बिल्कुल, मार्क्स को क्यों ना पढ़ूं? आपकी कविता से मार्क्सवाद में सीखने क्यों जाऊंगा? एक बात जी। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक संकीर्णता और संदेह का वातावरण पैदा किया जी। कि ये फला आदमी, बहुत दिनों तक मुझसे कहा जाता, मेरे बारे में कहा जाता था कि कुलीन और अभिजात्य के, कुलीन अभिजात्य के ये पक्षधर है। अच्छा, क्यों कहा जाता था? क्योंकि वामपंथियों में से अधिकांश की शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य आदि में कोई दिलचस्पी नहीं जी। उनकी आख्यान परक कला के अलावा अमूर्त कला में कोई दिलचस्पी नहीं जी। जिस भाषा में अभिजात्य नहीं होगा, सूक्ष्मता और जटिलता नहीं होगी, वो महान भाषा कैसे होगी? दुनिया की ऐसी कोई भाषा महान नहीं मानी जा सकती जिसमें ये ना हो। और मैं तो निम्न मध्य वर्ग का हूं जी, और मेरे पास कभी
ऐसे साधन नहीं हुए। अशोक जी, आप वामपंथी नहीं है तो क्या दक्षिणपंथी है? नहीं, मैं समझता हूं कि अगर विकल्प यही रह जाए जी जी कि मुझे दक्षिण, ऐसा विकल्प नहीं है जी, मुझे लगता है कि विकल्पों का अवकाश बहुत है। हाँ, लेकिन अगर यही विकल्प हो कि आपको इनमें से चुनना है तो मैं वामपंथी चुनूंगा, उससे सारी असहमतियों के बाद, क्योंकि दक्षिणपंथी जो हैं ज्यादातर, वो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये सब तो वैचारिक रूप से अधम है और इनमें सृजनात्मक क्षमता और संभावना इतनी न्यून और कम है। ये अकारण नहीं है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में काम करती है वहां एक से एक मीडियोकर शिखर पर पहुंचते हैं, क्योंकि कोई बड़ा लेखक, कोई बड़ा कलाकार, कोई बड़ा चित्रकार, कोई बड़ा संगीतकार, कोई बड़ा रंगकर्मी दक्षिणपंथियों के साथ नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी संकीर्णता ज्यादा खतरनाक है। पर मुझे अगर दोनों से अलग कोई विकल्प चुनने की सुविधा हो या अवकाश हो तो मैं एक अलग विकल्प चुनूंगा जिसमें बहुत सारी बातें वामपंथ जो कहता रहा है उससे भी मेरी सहमति है, लेकिन आप मध्य मार्ग की वामपंथ जो है या मार्क्सवाद को आप धर्म नहीं बना सकते जैसे कि धर्म को आप राजनीति नहीं बना सकते। दक्षिणपंथी चाहते हैं कि धर्म को राजनीति बना दें और ये चाहते हैं कि मार्क्सवाद को धर्म बना दिया जाए। ये दोनों संभव नहीं। मार्क्सवाद आज के समाज को समझने में, पूंजीवाद के रौरव तांडव को समझने में बहुत मददगार है। मुझे लगता है अशोक जी कि आपने कई सारे भ्रम पर से जो है पर्दा हटा दिया है। बहुत सारी जो आपको लेकर शंकाएं हैं लोगों के मन में, मुझे लगता है कि इस साक्षात्कार से वो साफ होना चाहिए। कभी आपने कहा था कि जो भ्रष्ट अफसर हैं उनको देखते ही गोली मार देनी चाहिए और उनकी लाश को चौराहे पर लटका दिया जाना चाहिए। हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आपने एग्जैक्टली क्या कहा था। मेरी फैंटेसी है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को जैसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए उसे गोली मार दी जाए और लाश को चौराहे पर लटका दिया जाए। क्या अब भी आप इस तरह की फैंटेसी बुनते हैं, इस तरह का सपना देखते हैं कि भ्रष्ट लोगों को गोली मारकर उनकी लाश को चौराहे पर लटका दिया जाना चाहिए? इसलिए कि भ्रष्ट अधिकारी जब ऐसा कुछ करते हैं तो वो सिर्फ सार्वजनिक राशि का या धन का अपव्यय भर नहीं है, उससे हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपने सड़क बनाने में कोई कोताही की या पुल बनाने में कोई कोताही की या कुछ और चीज बनाने में और गिर गया और 10 लोग मर गए, अगर पूरी तरह से सोचें कि उसका प्रतिफल क्या होगा, मैं अभी भी इस पर कायम। मेरा ख्याल है कि पिछले 60 वर्ष इस दृष्टि से बहुत निंदनीय रहे हैं कि जिन अफसरों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उनको बाकायदा सजा नहीं मिली। एक उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रिटायर हुए तो उनके पास 235 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, उन पर मुकदमा चला लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ। हमारे मध्य प्रदेश की एक अपेक्षाकृत हमसे युवतर IAS दंपति थे, उनके बिस्तर के नीचे 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए बिछावन की तरह बिछे हुए थे। ये चोरी चकारी, सार्वजनिक धन की, ये सब गरीबों को और बदहालों को और जिनका हक है उनको अपने हक से, अपनी सुविधाओं से वंचित कर रही है। इसके लिए बहुत कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अशोक जी, चोरी चकारी के रुपयों के बिस्तर पर सोने वाले अफसरों के लिए तो आप ये फतवा देते हैं कि उनको गोली मार देनी चाहिए और उनकी लाश को चौराहे पर लटका दिया जाना चाहिए। चोरी चकारी के रुपयों के बिस्तर पर सोने वाले नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा बस चले तो उनको भी यही सजा दी जाए। लेकिन उनके और सरकारी अधिकारियों के बीच में एक बुनियादी अंतर है। बुनियादी अंतर ये है कि राजनेता का जो कैरियर है, उसका जीवन जो है वो बहुत सारी आकस्मिकताओं पर निर्भर है, जबकि सिविल सेवक का जीवन बहुत सारी स्थायी सुविधाओं पर आधारित है। उसको एक नियमित
वेतन मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, मकान की, घोड़ा गाड़ी की, इत्यादि इत्यादि, इसलिए उसका अपराध अधिक संगीन है मेरे हिसाब से। इसलिए अफसर को सजा ज्यादा सख्त दी जानी चाहिए। लेकिन और फर्क है, हाँ। एक और फर्क है कि नेता जो है वो कानून बनाता है, संसद में बैठकर, विधानसभाओं में बैठकर वो कानून बनाता है, वो ज्यादा जिम्मेदार है, वो अफसरों को कंट्रोल करता है। सिर्फ आकस्मिकताओं की वजह से उसकी सजा कम हो जाए और उसका गुनाह कम हो जाता है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि सजा तो कम न हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाए। और ये जो आप कह रहे हैं कि वो कानून बनाता है, अधिकांश कानून के दस्तावेज तो सिविल सेवक ही बनाते हैं। पास भले राजनेता करते हैं और वहाँ अनुमोदन भी काबीना में या और कहीं नेता ही मिलके करते हैं, लेकिन बुनियादी कानून बनाने वाले और उन कानूनों में कुछ ना कुछ चोर दरवाजे छोड़ देने वाले लोग तो सिविल सेवक ही हैं। चोरी चकारी, सार्वजनिक धन की चोरी चकारी के लिए बहुत सख्ती से सजा देने की शुरुआत करनी चाहिए, और जो न्याय प्रक्रिया का लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। देखिए, मैं तो अब ये कहने को तैयार हूं कि धारा 311 जिसके अंतर्गत सिविल सेवा को सुरक्षा मिली हुई है, उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि उसके अंतर्गत संयुक्त सचिव के स्तर से ऊपर के हर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के पहले, अभियोजन दायर करने के पहले आपको सरकार की मंजूरी चाहिए। और वो मंजूरी इसलिए चाहिए थी कि किसी के विरुद्ध कोई अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो। लेकिन उसका जो दुरुपयोग पिछले 50-60 वर्षों में हुआ है कि चोर से चोर, भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी, और उनमें से बहुत सारे उस सेवा के हैं जिसका मैं हूं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, इसलिए उसको हटा देना चाहिए। अन्याय होता है, कुछ सिविल सेवकों के साथ मान लीजिए अन्याय भी हो जाए, तो करोड़ों लोगों के साथ जो अन्याय होता है उसके मुकाबले उसकी क्या, उसको सुरक्षा देने की क्या जरूरत है? अगर हम साधारण लोगों के विरुद्ध जो अन्याय होता है उसके लिए सुरक्षा संविधान से नहीं दे पाते। तो आपके जो विचार हैं और जो एक कानून की जो मूल अवधारणा है उसमें एक क्लैश दिखाई देता है। कानून ये कहता है कि भाई हजारों गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर एक आध को नुकसान भी होता है और हजारों बेगुनाह लोगों को फायदा होता है, तो मेरे हिसाब से हमको कानून की इस बुनियादी अवधारणा पर फिर से विचार करना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि निरपराध या अबोध किसी व्यक्ति को सजा मिले, लेकिन हमारी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है कि सजा मिलते तक भी सजा मिल जाती है। तो अशोक जी, आप कानूनों की धाराओं की बातें कर रहे हैं, फिर ये मुद्दा प्रासंगिक हो जाता है, क्या जन लोकपाल जैसे कानून का आप जो है समर्थन करते हैं? कि समर्थन करने में मुझे कोई उजर नहीं जरूरत है, उसकी जरूरत जरूर है, लेकिन उससे ये मानना, यानी आप ऐसा एक भ्रष्ट समाज है, भ्रष्ट सरकारी व्यवस्था है, और एक आप पवित्र व्यवस्था बना देंगे जो कि इन दोनों को काबू में ले आएगी, ये एक बहुत ही अबोध सी आकांक्षा है, बचपना है, इसमें बचकानी बात है। बुनियादी जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सही है, लेकिन जो उपचार आप सुझा रहे हैं या मान रहे हैं कि वो रामबाण दवा है, तो अन्ना और रामदेव के बुनियादी विचार से आप सहमत हैं, उनके उपचार से आप असहमत हैं? हाँ, मेरे ख्याल से वो अतिरंजित अपेक्षा। लेकिन आजकल अशोक जी ये बात बार बार कही जा रही है कि स्वच्छ राजनीतिक विकल्प देने की जरूरत है मुल्क में। अच्छे लोग आए, चुनाव लड़ें, जीतकर संसद में पहुंचे, एक अच्छी संसद बनाएं, मर्यादित संसद बनाएं, सभ्य लोगों की संसद बनाएं। क्या आपको लगता है कि हिंदी के कवियों लेखकों को या किसी भी भाषा के कवियों लेखकों को भारत के अंदर जो है अब चुनाव के मैदान में कूदना चाहिए? देखिए, ये उनका क्षेत्र नहीं है। जी। मतलब आप कबड्डी के खिलाड़ी से कहें कि आपको क्रिकेट के मैदान में उतरना चाहिए, जो कि ज्यादा बड़ा मैदान है, और उसमें तो वो नहीं कर सकता, ये हमारा काम नहीं है। साहित्य अपने आप में पर्याप्त कर्म है, साहित्य अपने आप में पर्याप्त नागरिकता है। लेकिन ऐसे अवसर आएंगे, और हो सकता है कि वो अवसर अब आ गया हो, जब आपको साहित्य, कलाओं या और इस तरह के अनुशासनों से आगे जाकर कुछ नागरिक कर्तव्य निभाने पड़े। जब गुजरात का नरसंहार हुआ था, तो मैंने ही दिल्ली में, यद्यपि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति था,
मैंने उसके बावजूद दिल्ली में लेखकों कलाकारों को एकजुट किया था। हम लोग राष्ट्रपति भवन गए थे, राष्ट्रपति से मिले थे और हमने नरेंद्र मोदी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी, वगैरह वगैरह। तो ये कभी कभी ऐसे भी मौके आएंगे जब आपको करना। तो साहित्यकारों को राजनीति में जब जिस तरह का माहौल है, आप देख रहे हैं बाहुबली, धनबली, आपराधिक छवि के लोग, इस तरह के लोग हमारी संसद और विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं, भ्रष्ट लोग जिन्होंने अकूत पैसा बनाया है नाजायज तरीके से। तो इस तरह के लोगों को रिप्लेस करने के लिए क्या अगर कोई साहित्य जगत से, कला जगत से, संगीत जगत से इस तरह के संवेदनशील लोग आना चाहें तो आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, मैं उनका समर्थन करूंगा, लेकिन मैं इस समय राजनीति और जो व्यवस्था है उसमें इसकी कोई जगह या संभावना नहीं देखता। अच्छा, कोई नहीं कहने जा रहा है किसी बड़े लेखक से कि आप हमारी संसद में आ जाइए, क्योंकि जहां वो हो भी सकते थे, जैसे राज्यसभा में नामांकन होता है, वहां कोई लेखक नहीं है, जबकि एक आध लेखक की जगह होती है, लेकिन वो नहीं, कोई चित्रकार नहीं है। पहले रविशंकर, मकबूल फिदा हुसैन, हबीब तनवीर, श्रीकांत वर्मा, ये सब रहे हैं एक जमाने में, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, ये सब बड़े बड़े लोग थे। लेकिन अब आप अगर देखें तो लोकप्रिय शायर वायर के तौर पे जावेद अख्तर वगैरह को छोड़ दें, कोई एक भी, बल्कि साहित्य और संस्कृति की आवाज उठाना संसद में कोई नहीं। अशोक जी, अगर प्रशासक के रूप में आपको एक जिम्मेदारी दे दी जाए कि आपको 3 ऐसे कदम उठाने हैं जिससे भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, 3 कदम कौन से उठाएंगे आप, एक एक वाक्य में? एक, भ्रष्टाचारी को मौत की सजा। जी, हालांकि मैं मौत की सजा के खिलाफ हूं, लेकिन उनके लिए मौत की सजा होनी चाहिए। 2, किसी भी स्तर पर जो जन भागीदारी घटती गई है और जन पहरेदारी घटती गई, जन निगरानी घटती गई, उसको बढ़ाने की कोशिश। और तीसरी बात, ऐसे मंच कायम कर पाना जहां आप साधारण लोगों से सीधे बातचीत करें, ये बिचौलियों के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे राजनेता और ये सब जनता के नाम पर ही तो सब लूटपाट करते हैं। ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं, इसकी बहुत व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, पर अब व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करके ही तो समाज बदलेगा। अशोक जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे, बीच का रास्ता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तैयार हैं आप? हाँ। क्या आप मानते हैं कि हिंदी के लेखकों में उस तरह का एक्टिविज्म नहीं दिखाई देता है जिस तरह का एक्टिविज्म दूसरी भाषाओं, भारतीय भाषाओं और यहाँ तक कि अंग्रेजी में है, जिसको अभिजात्य वर्ग की भाषा मानी जाती है? हिंदी नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता है। और हिंदी साहित्य पर वामपंथी हावी हैं और वामपंथी अपने आप को एक्टिविस्ट मानते हैं, इसके बावजूद एक्टिविज्म नहीं है। तो क्या ये जो हिंदी साहित्य के जो वामपंथी हैं, आप मानते हैं कि इनका रवैया दो मुहा है, ये सिर्फ कागजों पर वामपंथी हैं और हकीकत में वामपंथी नहीं है? हाँ, ज्यादातर आप ये मानते हैं। और हिंदी में कविता की विधा क्या अभी नहीं, 25 साल में, 50 साल में क्या मर जाएगी, या अभी से उसका ग्लैमर बहुत कम हो जाएगा? नहीं। और हिंदी भाषा का भविष्य क्या होगा? क्या बच्चे हिंदी में पढ़ना छोड़ देंगे एक दिन? नहीं। हिंदी भाषा भोजपुरी, मगही, अवधी, पाली, ब्रज, इन सब की श्रेणी में किसी दिन आ जाएगी? नहीं। 100 साल के बाद, 200 साल के बाद? इतना भविष्य दृष्टा थोड़ी हूं मैं। इतने भविष्य दृष्टा आप नहीं है। क्या आपको लगता है कि हिंदी के लेखक सरोकारों के लिए कम, पैसे और पुरस्कारों के लिए ज्यादा काम करते हैं? नहीं। हिंदी के लेखकों में एक किस्म का लालच रहता है। मनुष्य में ही लालच रहता है, जिस लालच की मुखालफत वो अपनी रचनाओं में करते हैं। हाँ, ये सही है। वो लालच रहता है उनमें। हाँ, रहता है। मुझसे एक प्रश्न एक युवा ने पूछा कि आप बहुत सैद्धांतिक मार्क्सवादी नजर आते हैं, मैं कोई व्यावहारिक मार्क्सवादी की खोज कर रहा हूं, आप बताएंगे? मैंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में 3 बड़े लेखकों को व्यावहारिक मार्क्सवादी पाया और मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान है।
गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह और हरिशंकर परसाई। तीनों ने एक सादा कठिन जीवन बिताया, कोई लोभ लालच से दूर रहे, और जो दूरी है आपकी मार्क्सवादी आस्था और जीवन में, वो उन तीनों के मामले में बहुत कम थी। बिल्कुल नहीं थी, ऐसा कहना कठिन होगा, लेकिन बहुत कम थी। अशोक जी, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? रेशम का कीड़ा रेशम बुनता है। तो मैं तो कविताएं ही लिखता हूँ। अभी मैं एक फ्रांस के शहर में गया था, तो काफी कविताएं मैंने लिखी, पर मैं कबीर और गालिब पर एक किताब लिख रहा हूँ। ये क्या आलोचनात्मक पुस्तक? हाँ, आलोचनात्मक पुस्तक है। और एक और आलोचनात्मक पुस्तक अज्ञे, शमशेर और मुक्तिबोध पर, उनके संस्मरण भी, उन पर निबंध भी, और उन पर एक सम्मिलित निबंध भी। हिंदी के आलोचक तो बड़े फतवे जारी करते रहते हैं कि अमुक बड़ा कवि है, अमुक छोटा कवि है, अमुक बड़ा कथाकार है, अमुक छोटा कथाकार है। आप एक कवि होने के नाते हिंदी के किन 3 आलोचकों को कहेंगे कि ये हमारे सबसे बड़े आलोचक हैं इस दौर के? मैं कहूँगा पिछले 30 वर्षों में हमारे बड़े आलोचक वो नहीं हैं जो कि असल में आलोचक हैं। हमारे बड़े आलोचक वो लेखक हैं जिन्होंने आलोचना भी लिखी, जिनमें मैं 3 नाम ही लूंगा, अज्ञे, मुक्तिबोध और निर्मल वर्मा, जिनको समाज और साहित्य के लोग आमतौर पर आलोचक मानते हैं। उनको आप आलोचक नहीं मानते हैं? वो हैं, लेकिन उनकी वो भूमिका नहीं रही जो इन 3 की है। तो डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी या इस तरह के जो नाम हैं, हाँ। उनको आप हिंदी आलोचना का पुरोधा पुरुष इस वक्त नहीं मानते? नहीं, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर मैं इसका आकलन करूं कि किसके किए, किसने नई अवधारणाएं दी, किसने नए पद दिए, जिसने आलोचना की नई विधियां दी, नए विचार दिए, हमको इसको अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। आखिर मार्क्सवाद भी तो एक बॉक्स ही है। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, और इसमें ध्यान रखें कि गजानन माधव मुक्तिबोध मार्क्सवादी थे, लेकिन वो मार्क्सवाद के बॉक्स के, कट्टरता के बॉक्स से अलग सोचते थे, इसलिए उनका महत्व है। और आपको प्रेम का कवि माना जाता है अशोक जी। यह प्रेम आपकी कविता में कहां से ओरिजिनेट होता है? साहित्य ही संसार के अनुराग से पैदा होता है। जो संसार से अनुराग न करे, प्रेम न करे, उसको और बहुत सारे काम करने चाहिए। वो ज्यादा पैसा भी मिलेगा, संभवतः यश भी अधिक मिलेगा, लेकिन जो संसार से प्रेम करता है उसी को साहित्य लिखने पढ़ने का हक है। और मेरा वो प्रेम, जिसके लिए मैं कुख्यात या विख्यात हूँ, संसार के प्रेम का ही एक संस्करण है। जी। आपने जब उसका जिक्र कर ही दिया, तो हमने ये भी सुना है कि कॉलेज के दिनों में आपको किसी एक लड़की से प्रेम हो गया था। हाँ। कुछ उस पर रोशनी डालेंगे? वो संयोग से मैथिल थी, यद्यपि मेरी सहपाठी थी। तो अब ये तो कहाँ पर, किस कॉलेज? सागर विश्वविद्यालय में था, तो वहीं। तो वो, और उस पर मैंने उस समय बहुत कविताएं लिखी। तो मेरे पहले संग्रह में वो कविताएं हैं जो 1966 में प्रकाशित हुआ था, शहर अभी संभावना है। जी। तो बहुत लंबा दौर चला आप लोगों की मुलाकातों का? नहीं, बहुत लंबा नहीं चला, 2-3 बरस ही था। और फिर मैं तो असल में कुछ महीने था जब मैं सागर में था। फिर मैं दिल्ली चला आया सेंट स्टीवेंस कॉलेज में MA करने। तो उस समय भी 1-2 वर्ष चलता रहा, लेकिन फिर वो शिथिल पड़ गया और फिर गायब हो गया। बात आगे बढ़ गई। हाँ। फिर किसी और से प्रेम हो गया? जो मेरी पत्नी है। अच्छा। वो कथक की नर्तकी थी, तो उनसे। संगीत में आपकी बड़ी दिलचस्पी रही है, सुना है कि बचपन में आप गाते भी थे, और कुमार गंधर्व आपके बड़े प्रिय हैं। मेरी शास्त्रीय संगीत में रुचि संयोगवश पैदा हुई। हम तो वो लता मंगेशकर, कुंदन लाल सहगल इत्यादि के ही मुरीद थे। कृष्णा और शंकर पंडित एक ग्वालियर घराने के बड़े गायक थे, वो आए हमारे शहर में। उनका गाना हो रहा था, जहां मैं संयोगवश 5 मिनट मैं भी सुन लूं कि पक्का गाना क्या होता है। मैं वहां 2.5 घंटे बैठा रह गया। मैंने कहा गाना तो ये है, ये 3.5 मिनट का लता मंगेशकर का गाना क्या गाना है? तो मेरा मन फिल्मी और इस तरह के जो संगीत था उससे फिरा। कुमार गंधर्व, मल्लिकार्जुन मंसूर, ये ऐसे, और इनसे मेरा बहुत व्यक्तिगत निकटता भी संयोगवश हुई। इनसे बहुत संबंध रहा और अच्छा संबंध रहा। और फिर मैंने धीरे धीरे संगीत को समझना शुरू किया। तकनीकी जानकारी मेरी नहीं है, लेकिन मैंने संगीत पर बहुत लिखा है।
अशोक जी, आपसे ये बातचीत काफ़ी दिलचस्प रही, काफ़ी ज्ञानप्रद भी रही, और इस तरह की बातचीत से मन तो भरता नहीं है। आप ही की एक कविता है, तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहाँ भी रह जाओगे। तो मुझे लगता है कि आपने जितनी सारी बातें की हैं, आप हमारे दर्शकों के मन में कहीं न कहीं रह जाएंगे इस बातचीत के बाद। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुहामुही में आए। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।